So in the last class we were continuing with operation and mismanagement and we have completed from section 241 से लेकर के 244. उसके बाद का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है 245. This is the last section of the operation and mismanagement. Section 245 जो है it deals with class action suit. So section 245 of Companies Act 2013, it deals with class action suit. It is a totally new section. It was not there in Companies Act 1956. It does not correspond to any of the previous section because it is a totally new, brand new section. ये सेक्शन का सबसे जरूरत महसूस हुआ था जब सत्यम का स्कैंडल हुआ था इन द ईयर 2009. तो साल 2009 में जब सत्यम का स्कैंडल हुआ था, सबको पता है ना सत्यम में क्या हुआ था. सत्यम स्कैंडल क्या हुआ था. सत्यम में एक आईटी कंपनी था जो अपना रेवेन्यूज इन्फ्लेट करके दिखाता था. एक्चुअल में इट वाज अ फुस. कोई रेवेन्यूज वगैरह उतना जनरेट नहीं होता था. झूठ मूठ का ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू दिखाता था, ज्यादा ज्यादा एसेट दिखा रखा था, ज्यादा ज्यादा बैंक बैलेंस दिखा रखा था. मतलब पूरा का पूरा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में एंगेज था. सर ऐसा वो क्यों कर रहा था? ताकि मार्केट में उसका शेयर का दाम बढ़े कि घटे? बढ़ते जाए, खाली कभी घटे ही नहीं. झूठ मूठ का ज्यादा ज्यादा सेल्स दिखाता था, सेल्स रेवेन्यू. फाइनली द सत्यम स्कैम बस्टेड इन 2009. अब जब साल 2009 में सत्यम का स्कैम बस्ट हो गया तो बहुत सारे इन्वेस्टरों का पैसा लगा हुआ था, इंडियन इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगा हुआ था. और आपको तो पता ही है जो बड़ा बड़ा कंपनी रहता है क्या उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स लोग का भी पैसा लगा हुआ रहता है. अमेरिकन इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ था फॉरेन इन्वेस्टर्स में. लगभग 700 करोड़ रुपया, 700 करोड़ रुपीस उन लोग का लगा हुआ था. और इंडियन इन्वेस्टर्स का लगभग 5000 करोड़ रुपया लगा हुआ था. ऑब्वियस बात है इंडियन इन्वेस्टर्स का ज्यादा लगा हुआ होगा, खुद का देश का कंपनी है. इंडियन इन्वेस्टर्स का सत्यम में 5000 करोड़. इंडियन इन्वेस्टर्स का सत्यम में कितना था? 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट. और अमेरिकन इन्वेस्टर्स का कितना था? खाली 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था. जब ये केस सबके सामने आ गया, व्हेन द केस बस्टेड, कि ऐसा सत्यम ने फ्रॉड किया है, सबका रुपया वगैरह जो है स्वाहा, और झूठ मूठ का क्या दिखाता था? रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, और दिखाता था कि शेयर होल्डर को रिटर्न दे रहा है. एक्चुअल में तो कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है. झूठ मूठ का नेटवर्थ बढ़ा रखा था. तो अब जब सत्यम का ये स्कैम बस्ट आउट हो गया, ऑब्वियस बात है इंडियन इन्वेस्टर्स लोग का शेयर का दाम बढ़ गया कि क्रैश हो गया? जो इंडियन इन्वेस्टर्स का शेयर का दाम था क्रैश हो गया. जो पब्लिक डिपॉजिट हम लोग दे रखे थे, हम और आप जो पब्लिक डिपॉजिट दे रखे थे, किसको? सत्यम को. पता नहीं वो अब उसका क्या होगा, शेयर का क्या होगा पता नहीं. कंपनी को डिलिस्ट कर दिया गया, शेयर का क्या होगा वो पता नहीं, पब्लिक डिपॉजिट का क्या होगा वो पता नहीं. तो सब लोग, हम लोग एक ही सफरिंग सफर कर रहे हैं कि अलग अलग सफरिंग सफर कर रहे हैं? बोलिए बोलिए. एक ही सफरिंग हम लोग सफर कर रहे हैं. वी आर सफरिंग द सेम ऑपरेशन की डिफरेंट ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन. हम लोग के ऊपर, सबके ऊपर क्या सेम जागती किया है सत्यम ने? एज्यूमिंग कि मेरा और आपका पैसा लगा हुआ है. मान लो हम है डिपॉजिट होल्डर ऑफ सत्यम, तुम भी हो डिपॉजिट होल्डर ऑफ सत्यम, या तुम हो शेयर होल्डर ऑफ सत्यम. बताओ सत्यम का जो कर्मकांड है क्या उससे हम लोग सब पीड़ित हैं? बोलिए. तो कितना अच्छा रहेगा कि मैं अकेला केस नहीं फाइल करूं, क्योंकि मैं अकेला केस लड़ नहीं सकूंगा सत्यम के साथ, क्योंकि सत्यम के महंगे महंगे लॉयर्स रहेंगे और मेरे जॉले एलएलबी टाइप के लॉयर्स रहेंगे. उतना महंगा लॉयर हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे. लेकिन अगर हम लोग सब एक हो जाएं, क्योंकि सबका कॉज ऑफ एक्शन सेम है. कॉज ऑफ एक्शन मतलब समझ में आ रहा है? कॉज ऑफ एक्शन मतलब रीजन फॉर फाइलिंग द सूट. कॉज ऑफ एक्शन मीन्स व्हाट? Reason for filing the suit is different ki same. Our reason for filing the suit on Satyam is we are filing the case on same company kya? Same reason kya? Because we are having the same suffering. So if public wants to file the case on the same company because we are having the same suffering, so company is same ki different? बोलिए. Company is same, suffering is same. So why to file separate suits? Let us file the suit together. Let us fight the case together. तो हम लोग एक साथ केस को फाइल करेंगे क्योंकि हम लोग का कॉज ऑफ एक्शन क्या है? सेम. कॉज ऑफ एक्शन मतलब रीजन फॉर फाइलिंग द केस इज सेम ऑन द सेम कंपनी.
उस समय भारत में कॉज ऑफ एक्शन सूट कंपनीज एक्ट में कुछ था नहीं, फिर भी हम लोग केस लड़े। 5,000 करोड़ का सवाल था इंडियन इन्वेस्टर्स का। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फाइनली सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, बोला वी आर वेरी सॉरी, आप लोग का कोई गलती नहीं है, बट हम लोग भी लॉ बनाने के लिए नहीं बैठे हम लोग यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट का जज बोला वी आर नॉट हियर टू मेक द लॉ इज मेड इन द पार्लियामेंट, वी आर हियर टू जज इट, जजमेंट पास करना, and there is no prevailing law in India which can facilitate the suit of class of action. So the case was dismissed and the 5,000 crores push. Later on some राहत मिला क्योंकि महिंद्रा ग्रुप ने सत्यम को टेक ओवर कर लिया, तो जो सत्यम के शेयर होल्डर्स लोग थे उनको कुछ राहत मिल गया, बिकॉज ये कंपनी को कौन टेक ओवर कर लिया था? महिंद्रा ने टेक ओवर कर लिया था, महिंद्रा सत्यम अब नाम है। तो लेटर ऑन कुछ राहत हम लोग को जरूर मिला था, बट 5,000 करोड़ पुश, केस वॉज टोटली डिसमिस बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोला हम लोग यहाँ पर लॉ नहीं बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि हम लोग लॉ बनाते नहीं है, लॉ इज मेड इन द पार्लियामेंट, हम लोग यहाँ पर जो लॉ बनाया हुआ है उसको जज करते हैं, एंड देयर इज नो प्रिवेलिंग लॉ जो आपको हक देता है कि आप सत्यम के पास मिल करके सत्यम के ऊपर एक तो केस ठोक सके। वेयर एज आवर काउंटर पार्ट मतलब हम लोग का काउंटर पार्ट कहां पर? काउंटर पार्ट मतलब ऑपोजिट पार्टी नहीं, काउंटर पार्ट मतलब सेम। आवर काउंटर पार्ट मतलब सेम कौन था? यूएस का इन्वेस्टर्स। अभी भी जो सत्यम सत्यम चिल्ला रहा है, कुछ तो टैलेंट है उनमें। काउंटर पार्ट मतलब क्या? सेम। तो वेयर इज आवर काउंटर पार्ट इन यूएसए, काउंटर पार्ट इन, हम लोग तो इंडिया के इन्वेस्टर्स है, काउंटर पार्ट इन यूएसए। अब यूएसए में क्या था? यूएसए में ऑलरेडी क्लास एक्शन सूट ऑलरेडी था उन लोग के कंपनीज एक्ट में, तो उन लोग सब मिल करके सत्यम के ऊपर केस किए और 700 करोड़ रुपया का जजमेंट उनके फेवर में आया। बुद्धि में जा रहा है? हम लोग का कंपनीज एक्ट पिछड़ा जाति का कंपनीज एक्ट था, 1956 हुआ, आदिवासी जमाने का, जिसमें क्लास एक्शन सूट लिखा हुआ ही नहीं था। There was no provision of class actions. We never felt the need also. The first time when we felt the need was in 2009. उसके पहले हम लोग को नीड कभी फील ही नहीं हुआ। लेकिन यूएसए में what a pleasant surprise for the USA investors कि उन लोग का ऑलरेडी क्लास एक्शन सूट था उन लोग के कंपनीज एक्ट में, तो उन लोग सत्यम के ऊपर केस ठोके, मिल करके केस ठोके, 700 करोड़ रुपया का उन लोग को कॉम्पेंसेशन मिला और इंडियन इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं मिला। तो उसी समय से हम लोग को समझ में आ गया था कि ये कंपनीज एक्ट हम लोग को ऑब्सोलीट हो चुका है, एंड द वर्क स्टार्टेड ऑन द न्यू कंपनीज एक्ट आफ्टर द सत्यम स्कैम, बिकॉज इंडिया हैड नेवर सीन अ मोर बिगर अकाउंटिंग स्कैम देन द सत्यम वन। बुद्धि में जा रहा है? तो सत्यम स्कैम के बाद द वर्क स्टार्टेड ऑन द कंपनीज एक्ट। आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 में आया, बड़ा को ये भी पता है कि कंपनीज बिल 2012, 2011, 2010 बनाना चालू तो हो गया था ना। तो 2009 से ही इसके ऊपर काम जो है चालू हो गया था, जब सबको एकदम झटका लग गया कि 5,000 करोड़ इन्वेस्टर लोग का स्वाहा हो गया। जब झटका लगा तब जाकर के हम लोग कंपनीज एक्ट के बारे में सोचे, नया कंपनीज एक्ट बनाने के बारे में, और फाइनली आपके सामने कंपनीज एक्ट 2013। वो अलग बात है कि अभी तक इसके सारे सेक्शन इंप्लीमेंट नहीं हो सके हैं, बट फिर भी कम से कम ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का तो सेक्शन इंप्लीमेंट हो गया। अच्छा, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट भी सेक्शन 246 है, लेकिन वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। कहां तक इंप्लीमेंट हुआ है? 245। तो सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टेक्स इट्स लीव फ्रॉम द सत्यम स्कैम, जहां पर इन्वेस्टर लोग मिल करके सीओ नहीं कर सका था कि कर सका था? नहीं कर सका था, लेकिन अब कर सकता है। अब ये होता क्या है क्लास एक्शन सूट? अब इसको समझो, ये क्यों आया ये समझ गए कि सत्यम का केस हुआ था 2009 में, इन्वेस्टर लोग का 5,000 करोड़ स्वाहा हो गया था। यूएसए इन्वेस्टर लोग ऑलरेडी सू करके 700 करोड़ रुपया रिकवर कर चुका है। क्यों? वहां पर क्लास एक्शन सूट था, इंडिया में क्लास एक्शन सूट नहीं था, लेकिन अब इंडिया में क्लास एक्शन सूट है, तो आप लोगों को घबराने का कोई दरकार नहीं है। तो सेक्शन 245 डील्स विद व्हिच एक्शन? क्लास एक्शन सूट। अब क्लास एक्शन सूट क्या है? ये होता क्या है? When because of the same operation and mismanagement our sufferings are same or similar, when we have suffered the same consequence or similar consequence, when the investors have suffered the same or similar consequence, then we collectively can file the suit on the company for the same cause of action, for the same reason. हम लोग के साथ अलग अलग कर्मकांड हुआ है कि सेम कर्मकांड हुआ है? तो जब सेम कर्मकांड हुआ है तो हम लोग सेम कंपनी के ऊपर एक साथ मिल करके केस फाइल कर सकते हैं, इकट्ठा होकर के एक ही साथ केस फाइल कर देंगे। दैट इज नोन एज व्हाट? क्लास एक्शन। अब क्लास एक्शन जो है कौन फाइल कर सकता है? क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल्ड बाय होम? इट कैन बी फाइल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी या फिर डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी।
either members of the company or the depositors of the company. अगर मेंबर लोग केस फाइल करेगा तो जैसे लास्ट क्लास में हम लोग का मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स था वही है कि मिनिमम मेंबर्स बताइए कितना होना चाहिए, 3 तो बताए थे, 100 मेंबर्स होना चाहिए, हाँ 100 मेंबर्स या फिर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स होना चाहिए, या मेंबर और मेंबर्स वो होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ issued share capital provided their calls have been paid कि calls have not been paid, provided their calls have been paid. तो members में वही है 100 members या फिर 1/10 of the total members या फिर member or members holding 1/10 of the issued share capital. And if the company is not having any share capital, if the company is not having any share capital, company के पास share capital नहीं है, 1/5 of total members. If the company is not having share capital, 1/5 of total members. Are we through with this? तो ये सब लास्ट क्लास ही हो चुका था कि 100 मेंबर लोग मिलकर के केस फाइल करते, 100 मेंबर नहीं है कोई बात नहीं, एक बच्चा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोला बाबू हम लोग के तो कंपनी में ही 30 मेंबर है, आप बोल रहे हैं 100 मेंबर, हम लोग के कंपनी में ही टोटल 30 मेंबर है, तो 30 मेंबर का 1/10 बता दो कितना, 3, तो 3 जन केस फाइल कर दो. या फिर अगर मेंबर और मेंबर्स आर होल्डिंग 1/10 ऑफ व्हाट इशूड शेयर कैपिटल, and the company is not having any share capital, 1/5 of what, not having share capital, 1/5 of total members. डिपॉजिटर्स के केस में बताइए, डिपॉजिटर्स के केस में या तो 100 डिपॉजिटर्स. सर डिपॉजिटर कौन होता है, अरे बेशर्मो, अगर तुम कंपनी को क्या दे रखे हो, डिपॉजिट, मान लो पब्लिक डिपॉजिट, नहीं समझा रहे बाबा, तो अगर हम लोग पब्लिक डिपॉजिट होल्डर है, हम लोग रुपया मार लिया, कितना डिपॉजिटर है हम लोग, 100, या तो 100 डिपॉजिटर या फिर 1/10 of total depositors, either 100 depositors or 1/10 of total depositors, or 1/10 of total value of deposits, 1/10 of total deposit holders holding at least 1/10 of the total value of deposits. मतलब कंपनी के पास टोटल डिपॉजिट अगर 5,000 करोड़ है, कंपनी के पास टोटल डिपॉजिट कितना है, 5,000 crore is the total value of the deposits lying with the company. 5,000 crore is the total value of deposit lying with the company. उसका 1/10 कितना हो गया, 500 करोड़. तो मेरा अगर अकेला 500 करोड़ लगाया हुआ है कंपनी के अंदर, then I am holding 1/10 of the total value of the deposit. If the total value of the deposit is 5,000 crores, उसका 1/10 कितना, 500 करोड़. तो अगर मैंने अकेला 500 करोड़ लगा रखा है तो 1/10 of the total value of deposits. Are we through with this? तो या तो क्या, 100 depositors, 1/10 of the total, yeah 1/10 of the total depositors, या फिर 1/10 of the total value of deposits. Are we through with this? Whichever is what, higher ki lower, whichever is lower they can file the class action suit against the company. जो क्लास एक्शन सूट हो रहा है ये किसके खिलाफ हो रहा है, क्लास एक्शन सूट हम लोग किसके खिलाफ फाइल करें, क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी and its directors, company and its directors, for conducting fraudulent, unlawful or illegal actions, for conducting fraudulent, unlawful or illegal actions. हम लोग क्लास एक्शन सूट कंपनी के खिलाफ फाइल कर सकते हैं, उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ फाइल कर सकते हैं क्या, हाँ, फॉर कंडक्टिंग अनलॉफुल, फ्रॉडुलेंट, इलीगल एक्शंस, कुछ फ्रॉड किया है कंपनी या फिर उसका डायरेक्टर्स, तो क्लास एक्शन हम लोग, क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स. इट कैन बी फाइल्ड, क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी फॉर गिविंग अ मिसलीडिंग ऑडिट रिपोर्ट, फॉर गिविंग अ मिसलीडिंग ऑडिट रिपोर्ट. हम बोले ना ये सेक्शन 245 कहां से इंस्पायर हुआ है, सत्यम केस से. तो सत्यम का केस में जितना गलती रामालिंगा राजू का था, रामालिंगा राजू वाज द डायरेक्टर ऑफ सत्यम, वाज इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेटिंग द रेवेन्यूज एंड इन्फ्लेटिंग द एसेट्स. तो रामालिंगा राजू क्या किया था सत्यम में, एसेट्स को ज्यादा बढ़ा करके, रेवेन्यूज को ज्यादा बढ़ा करके, और उसका ऑडिटर जो था पीडब्ल्यूसी, जो पीडब्ल्यूसी के 2 ऑडिटर इन्वॉल्व थे उसमें, उन्होंने क्लियर रिपोर्ट दिया, नहीं समझा रहे बाबा, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एरोनियस, मिसलीडिंग. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग था और उन लोग ऑडिट रिपोर्ट, क्लियर ऑडिट रिपोर्ट दिया, तो उन लोग का ऑडिट रिपोर्ट सही था कि मिसलीडिंग था,
चीज समझ में आ रहा है? बट इन्वेस्टर लोग तो उस ऑडिटर को सू नहीं कर सकता, क्लास एक्शन सूट हो नहीं सकता। लेकिन अब है क्या आप क्लास एक्शन सूट कंपनी उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ भी ला सकते हैं, ऑडिटर्स के खिलाफ भी ला सकते हैं। सीएस वाला बच्चा लोग खुश हो रहा होगा, बोला अच्छा है इस बार हम लोग के खिलाफ नहीं है। लीगल एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स, जो लीगल एडवाइजर और कंसल्टेंट्स टू क्या है, कंपनी, जो कंपनी को क्या किए थे, लीगल एडवाइस दिए थे, कंसल्टेशन दिए थे, मतलब इलीगल मैनर में, रॉन्गफुल मैनर में, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में हेल्प किए थे। कंपनी को इतना बुद्धि थोड़ी ना होता है, ये सब बुद्धि तो कुछ चंद घटिया प्रोफेशनल लोग करते हैं, चाहे वो सीईओ चाहे वो सीएसओ, समझे? कंपनी का डायरेक्टर को इतना थोड़ी ना बुद्धि होगा गोलमाल करने का। करवाता कौन है सारा गोलमाल? कुछ चंद लीगल एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट्स हु आर इन्वॉल्वड इन द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। आप उसके खिलाफ भी स्यू कर सकते हैं। ओफ, एक सेकेंड, सबसे पहले हम आपको तीन चीज ब्रेकअप करके समझा दें क्लास एक्शन सूट में। ये क्लास एक्शन सूट, व्हाट इज क्लास एक्शन सूट, हु कैन फाइल द क्लास एक्शन सूट, अगेंस्ट whom it can be filed। सबसे पहले हम आपको बताएं व्हाट इज क्लास एक्शन सूट। What is class action suit? When the suit is filed on the same company by more than one person together, when the suit is filed against by more than one person together because of the common suffering। इतना तो सिंपल है। हाँ सर समझ में आ गया, बस बोल नहीं सकते हैं हम लोग, समझ में आ गया था। When the suit is filed on the same company by more than one person collectively, क्या, because of the common suffering, this is known as what, class action suit। दूसरा चीज हम पढ़ाए, who can file class action suit, members can file class action suit, क्या, at least 100 members or 1/10 of the issued share capital। depositors can file the class action suit, 100 depositors या फिर 1/10 of total deposit holders या 1/10 of the total value of deposit, इन लोग फाइल कर सकता है। कहां फाइल होगा वो नहीं बताएंगे हम, एनसीएलटी। कहां फाइल होगा, एनसीएलटी। किसके खिलाफ आप क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं, ना केवल कंपनी बट उसका डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स हु हैव गिवन द मिसलीडिंग ऑडिट रिपोर्ट, लीगल एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट्स ऑफ द कंपनी। आर वी थ्रू विद दिस? तो क्लास एक्शन सूट क्या होता है? व्हेन द सूट इज फाइल्ड अगेंस्ट द सेम कंपनी बाय मोर देन वन पीपल, व्हेन द सूट इज फाइल्ड ऑन द सेम कंपनी बाय मोर देन वन पर्सन बिकॉज ऑफ द कॉमन सफरिंग, by members or depositors against company director, auditor, legal advisor or consultants in NCLT। Are we through with this? कहा किंगफिशर रुपया हमारा, बोलिए हाँ, तो उसके खिलाफ क्लास एक्शन सूट हो सकता था क्योंकि कंपनी तक 2013 तो आ चुका था, बताइए? नहीं, क्योंकि ये सेक्शन तब तक इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ था। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट has got implemented from 1st June 2016, 1st June 2016, और उसके पुराने वाला जो सेक्शंस था उसमें कहीं पर भी क्लास एक्शन सूट नहीं था। तो विजय माल्या भी आराम से माल लेकर के उड़ गया, समझ में आया? लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, अब नहीं होगा ऐसा, कुछ नया होगा। कंपनी तक 2013 मतलब हालत देखो, उस आने के बावजूद भी इतना टाइम लग गया एनसीएलटी कंस्टिट्यूट करने में। बिकॉज ऑफ एनसीएलटी कॉन्स्टिट्यूशन ही तो हम लोग रुके हुए थे ये सब सेक्शंस के लिए। वंस एनसीएलटी गॉट कंस्टिट्यूटेड दीस सेक्शंस वर इंप्लीमेंटेड। बुद्धि में जा रहा है? ठीक है, अब एनसीएलटी क्या करेगा? ऑर्डर्स पास करेगा। एनसीएलटी सर क्या ऑर्डर पास करेगा? सर एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यही सब बोलेगा, आपका केस वगैरह को देखेगा कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं, क्या वाकई में ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है। फिर एनसीएलटी, एमओए, और आप लोग एनसीएलटी के पास अप्लाई कर रहे हैं ना, किसके पास अप्लाई कर रहे हैं? क्यों अप्लाई कर रहे हैं? सो दैट एनसीएलटी पास सम ऑर्डर restraining the company
to act ultra virus MOA and AOA, restraining the company from acting ultra virus MOA and AOA. Ultra virus MOA and AOA मतलब MOA और AOA के बाहर, breaching MOA and AOA. Now there is a difference acting ultra virus MOA and AOA and breaching MOA and AOA. Acting ultra virus MOA and AOA मतलब जो MOA में लिखा हुआ नहीं है वैसा काम करना. Breaching MOA and AOA मतलब जो लिखा हुआ है उस तरीके से काम नहीं करना. नहीं समझा रहे बाबा? Ultra virus MOA and AOA मतलब when MOA is not mentioning, you are doing those activities. And breaching MOA and AOA मतलब the manner of conducting the business is mentioned in the articles, you are not following it. बुद्धि में जा रहा है? या फिर आप NCLT के पास अप्लाई कर सकते हैं to declare the resolution as void. To declare the resolution as void. Resolution, the effect of which is the alteration of MOA and AOA. Resolution which was passed for altering MOA and AOA by suppressing the material facts. Resolution was passed by the shareholders to alter MOA and AOA, but the company had suppressed the material facts at the time when the company had arranged the meeting of the shareholders passing the resolution altering MOA and AOA. Yeah, the resolution has been passed to alter the MOA and AOA, but the company has suppressed the material facts. Then you can apply to NCLT to get the resolution as void. नहीं समझ में आएगा क्या बोला जा रहा है? हिंदी. एक रेजोल्यूशन पास हुआ था. कौन पास किया था? शेयर होल्डर्स टू ऑल्टर एमओए एंड एओए. कुछ ऑल्टरेशन किया होगा शेयर होल्डर लोग एमओए और एओए में, बट कंपनी ने जो आप लोग से रेजोल्यूशन पास करवाया था ना टू ऑल्टर एमओए एंड एओए, छुपा लिया था कुछ मटेरियल फैक्ट्स को. अगर आपको मटेरियल फैक्ट्स पता होता तो आप कभी ऑल्टर करते ही नहीं, लेकिन हम लोग बताए ही नहीं थे मटेरियल फैक्ट्स. तो अब आप जाइए, किसके पास जाइए? टू डिक्लेयर द रेजोल्यूशन एज वॉइड एंड टू रेस्ट्रेन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रेजोल्यूशन. नहीं समझा रहे बाबा? टू डिक्लेयर द रेजोल्यूशन एज एंड टू रेस्ट्रेन द कंपनी एंड इट्स directors from acting on such resolution. Stop acting on such resolution. Declare the resolution as void and restrain the directors and the company from acting on such resolution. बुद्धि में नहीं जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? बुद्धि में जा रहा है. So this kind of orders will be passed by कौन बताइए ना? NCLT. Are we through with this? अब NCLT का ऑर्डर जो भी होगा वो कंपनी को मानना पड़ेगा. नहीं मानेगा तो कंपनी को पेनल्टी ठोक देंगे 25 लाख रुपया तक का. फेयर इनफ, 25 लाख. और जितने भी उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट हैं उन लोगों को 3 साल का जेल होगा. कितना साल का जेल होगा? एंड पेनल्टी 25,000 से 1 लाख. कंपाउंडिंग नहीं होगा. पेनल्टी से तो डर नहीं लगता साहब, जेल से तो लगता है. कितना साल का जेल होगा? 3 साल. कंपनी के हर एक ऑफिसर इन डिफॉल्ट को कितना साल का जेल हो जाएगा? 3 साल. एंड पेनल्टी 25,000 से 1 लाख. ठीक है, एंड पेनल्टी 25,000 से 1 लाख, बट 3 साल. एक बच्चा बोलेगा अभी तो बोले थे 25 लाख, वो तो कंपनी के ऊपर ठोकेंगे ना. कंपनी को पेनल्टी कितना ठोकेंगे? अप टू 25 लाख इज द मैक्सिमम पेनल्टी. एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी इम्प्रिजन्ड 3 इयर्स एंड पेनल्टी 25,000 से 1 लाख. सो दिस इज क्लास एक्शन सूट, ब्रांड न्यू सेक्शन, लेटेस्ट सेक्शन. तो एग्जाम में ये आना ही है क्योंकि इसका बेसब्री और बेताबी से इंतजार हो रहा था. समझ में आ रहा है आपको क्या बोला जा रहा है? पूरा कॉर्पोरेट जगत इसको पल के झपकाए और पल के बिछाए वेट कर रहा था. समझ में आया? तो ये सेक्शन आना ही है एग्जाम में, चाहे कुछ भी हो जाए. दुनिया इधर का हो जाए, ये सेक्शन आना ही है आपके एग्जाम में. सेक्शन नंबर कौन सा? अच्छा, अब एक बच्चा, जेन्युइन बच्चा के मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 241 का ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एंड क्लास एक्शन सूट? माय उसमें भी तो हम लोग इंसाफ कर रहे थे. किसके पास जाकर के? एनसीएलटी. आप समझ नहीं रहे हैं. एक बच्चा के मन में, जेन्युइन बच्चा के मन में ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? सेक्शन 241 में क्या हो रहा है? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. तो एनसीएलटी ऑर्डर पास करता है अंडर सेक्शन 242. माय गॉड. तो सर एनसीएलटी वहां पर भी तो इंसाफ कर रहा था. बिल्कुल कर रहा था जी, बिल्कुल कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था. लेकिन वहां क्या हो रहा था? वहां कॉज ऑफ एक्शन सेम था, ये बात थोड़ी ना हो रहा था. वहां तो तुम्हारे साथ ऑपरेशन हो रहा था, तुम मेंबर लोग को इकट्ठा करके ला रहे थे कि हाँ तुम्हारे साथ हुआ है जागती. याद करो हम ये बोले थे कि अगर तेरे साथ ऑपरेशन हुआ है तुमको 100 मेंबर लोग को इकट्ठा करके लाना पड़ेगा. अगर उन्हीं लोग को नहीं लग रहा है कि तेरे साथ जागती हुआ है तो एनसीएलटी को कैसे लगेगा तेरे साथ जागती हुआ है? नहीं समझा रहे बाबा? बुद्धि में नहीं जा रहा है, बुद्धि में जा ही नहीं रहा है.
जा रहा है सर, एकदम जा रहा है। और ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में कहीं पर भी डिपॉजिट होल्डर्स लोग केस फाइल नहीं कर सक रहा था। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के जो सेक्शंस हम लोग पढ़े थे 241 से लेकर के 244, ये भी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का ही है, बट जो अर्लियर सेक्शन पढ़े थे 241 से, उसमें तो खाली मेंबर्स कुड हैव फाइल्ड द सूट। व्हाट अबाउट द डिपॉजिट होल्डर्स हु आर नॉट द शेयर होल्डर्स, हु आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी? आपने खाली फिक्स डिपॉजिट कर रखा है कंपनी के साथ, जिसको कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोलते हैं, तो आप तो 241 से 244 में कहीं भी है ही नहीं पिक्चर में, तो 245 उन डिपॉजिट होल्डर्स के लिए। Further, the difference between 241 and 244, 245 to 241 to 244 and 245 is 241 to 244 में आप कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर रहे थे। What about the auditors? What about the directors? What about the consulting firms? Section 245 takes care of it. तो ये क्लास एक्शन सूट में क्यों है? आज ऑडिटर एक मेंबर के खिलाफ कुछ कर सकता है क्या? नहीं, आप समझ ही नहीं रहे बाबा। ऑडिटर का एक्शन कैन नॉट अफेक्ट अ सिंगल मेंबर। If auditor has done anything wrong, it will affect one person, more than one person. Consulting, more than one person. कंपनी तेरे अकेले के पीछे पड़ सकता है, नहीं समझा रहे बाबा, आप समझ नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं। बट ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, इन लोग का एक्शन एक जन को फर्क करेगा कि बहुत जन को, तो इसमें इन लोग क्लास एक्शन सूट में कवर है। तो 241 से 244 में भी इंसाफ होता था, 245 में भी इंसाफ हो रहा है। फर्क क्या है? 241 से 244 और 245 में फर्क क्या है? वहां रॉन्ग डन टू अ सिंगल पर्सन वाज आल्सो कवर्ड क्या रे बाबा, बट यहां पर रॉन्ग डन टू अ सिंगल पर्सन इज नॉट कवर्ड। क्लास एक्शन सूट होना चाहिए, मतलब सेम सफरिंग। वहां डिपॉजिट होल्डर्स कवर्ड नहीं थे, यहां डिपॉजिट होल्डर्स भी कवर्ड है। वहां कंपनी के खिलाफ केस होता था खाली, यहां कंपनी, डायरेक्टर, ऑडिटर, कंसल्टिंग फर्म, सबके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं आप। Are we through with this? 5. ऐसे एक सर्वे कर रहे हैं, कितनों बच्चों का पुराना वाला ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट छूटा हुआ है? ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट छूटा हुआ है, मतलब सेक्शन 241 से 244। फुल हैंड, फुल हैंड, वेरी नाइस, वेरी गुड। सेक्शन 245 में आइए, क्लास एक्शन। बाई चांस ऐसे कोई बच्चे हैं जो सेक्शन 397 वाला ऑपरेशन पढ़ रखे हैं? हाथ उठाओ। 397 वाला फुल हैंड, जो सेक्शन 397 में होता था ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, फुल हैंड लाइक दिस। सेक्शन 397 वाला पढ़ रखे हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, फुल हैंड। वो अब कोई काम का नहीं है, आपको सेक्शन 241 से 244 ही पढ़ना पड़ेगा। तो कृपया करके उसका बैकअप सल्टा दे करके, मतलब आपके पास अगर आज जब क्लास खत्म होगा तो उसके बाद 11 बजे वो वाला क्लास चलेगा, और आज शाम को भी चलेगा 5:30 और 6, कितना बजे था? 6 था क्या? हाँ, तो आज 11 बजे भी है और आज शाम को 6 बजे भी है। तो कृपया करके ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट सल्टा दें, इसके पहले आपके साथ हो जाए। आइए, सेक्शन 245 क्लास एक्शन। क्लास एक्शन के बगल में लिखो क्लास एक्शन सूट इज अ सूट, एकदम छोटा छोटा करके लिखना बेटा। क्लास एक्शन सूट इज अ सूट which is collectively filed by group of persons which is collectively filed by group of persons which is collectively filed by group of persons having
same or similar suffering, having same or similar suffering, because of same action oblique offense, because of same action oblique offense, because of same action oblique offense. कंपनी का जो एक्शन था वो अलग अलग था कि सेम एक्शन था, तो उसके कारण हमको आपको सबको कॉमन सफरिंग सेम और सिमिलर सफरिंग का सामना करना पड़ रहा है. आई रिपीट, कंपनी का एक्शन क्या था, तो कंपनी ने जो एक्शन या ऑफेंस किया, कंपनी ने जो क्या किया एक्शन या ऑफेंस, उसके कारण हम लोग को सेम और सिमिलर सफरिंग्स का सामना करना पड़ रहा है. तो हम लोग साथ में केस फाइल कर सकते हैं. इससे क्या हम लोग का लीगल बैटल ज्यादा स्ट्रांग होगा. हाँ, पढ़िए. सच नंबर ऑफ मेंबर और मेंबर्स, वी नो ना सच नंबर ऑफ मेंबर और मेंबर्स, डोंट बी, बताओ कितना. अरे सच नंबर ऑफ मेंबर और मेंबर्स मतलब कितना, 100 और 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, या मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल, और डिपॉजिटर, such number of member or members, depositor or depositors or any class of them, as the case may be, as the case may be, as are indicated in subsection 2 को कट कर दो ना, as are indicated in subsection 2 को कट कर दो, as are indicated in subsection 2 को कट कर दीजिए. If they are of the opinion, देखो तो क्या ओपिनियन है इन लोग का, किन लोग का ओपिनियन, मेंबर या फिर डिपॉजिटर. If they are of the opinion that the management or the conduct of the affairs of the company, affair की affairs are being conducted in a manner, वही जो लास्ट क्लास पढ़े थे हम लोग, are being conducted in a manner prejudicial, prejudicial मतलब क्या, against what, against the interest of the company or its, against the interest of the company or its members or depositors, मतलब कंपनी से इंटरेस्ट के खिलाफ है या फिर मेंबर्स इंटरेस्ट के खिलाफ है या डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट. फाइल एन एप्लीकेशन, किसके पास फाइल एन एप्लीकेशन है बाबा, एनसीएलटी. फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द ट्राइब्यूनल ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स और डिपॉजिटर्स फॉर सीकिंग ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स. देखो हम लोग एनसीएलटी से क्या ऑर्डर का उम्मीद लगा रहे हैं, फॉर सीकिंग ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, नेमली पॉइंट नंबर ए, टू रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मतलब क्या, स्टॉप, टू रेस्ट्रेन द कंपनी from committing any act which is ultra virus articles or MOA. Ultra virus मतलब what, outside. To restrain the company from committing any act which is ultra virus, MOA and AOA. Ultra virus हो गया. फिर दूसरा वाला क्या बोले थे, breach, पॉइंट नंबर बी. To restrain the company from committing breach, to restrain the company from committing क्या बताइए ना, breach of any provision of company's MOA or AOA, breach of any provision of company's MOA or AOA. सबसे पहले क्या था, ultra virus MOA AOA, breach of MOA AOA. Point number C, to declare a resolution altering memorandum or articles of the company as void. To declare the which resolution, resolution altering MOA and AOA, resolution altering MOA and AOA as what, void. If the resolution was passed by suppression of material facts or obtained by misstatement to the members or depositors. समझ में आया, वो रेजोल्यूशन जिससे आपने एमओए और एओए क्या करवाया, ऑल्टर, वो शेयर होल्डर लोग और डिपॉजिट होल्डर लोग से पास करवाया गया था आफ्टर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स. पॉइंट नंबर डी, टू रेस्ट्रेन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रेजोल्यूशन. अरे यार, डिक्लेयर द रेजोल्यूशन एज वॉइड एंड स्टॉप द डायरेक्टर्स इन द कंपनी फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रेजोल्यूशन. पॉइंट नंबर ई तो एकदम बच्चा है. टू रेस्ट्रेन द कंपनी from doing any act which is contrary to the provision of this act or any other law. To restrain the company from doing any act. Restrain the company from doing
एनी एक्ट विच इज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एनी अदर लॉ, मतलब जो इस कंपनीज एक्ट के खिलाफ है, या कंपनीज एक्ट छोड़ो, कोई भी लॉ के खिलाफ है, वो काम करने से रोका जा सके. पॉइंट नंबर एफ. To restrain the company from taking action contrary to any resolution passed by the member. या जो मेंबर लोग ने क्या पास किया था, रेजोल्यूशन, उसके हिसाब से आप काम करिए, उसके खिलाफ काम करने से हम लोग रोक सकते हैं. लास्ट का दो पॉइंट क्या था रेस्ट्रेन वाला, एक्ट और एनी अदर लॉ के खिलाफ मत काम करो, और मेंबर लोग जो रेजोल्यूशन पास किया उसके खिलाफ मत काम करो. आराम से बेटा, आराम से. Why are you filing class action suit to tribunal? Tell me. To obtain the order. What kind of orders do you wish to obtain? Under section 245, what kind of orders do you wish to obtain? Restrain the company. पहला 4 पॉइंट तो एमओए और ओए का ठोक देना है रे बाबा. To restrain the company. To restrain the company from committing any act which is ultra vires MOA and OA, या फिर which breaches MOA and OA, which is ultra vires MOA and OA, which breaches MOA and OA, to declare the resolution as void, to declare the resolution as void, which was passed, to declare the resolution as void. Which resolution? Resolution altering MOA, to declare the resolution altering MOA and AOA as void if it was passed by the shareholder deposit holder by suppression of fact or misleading information. To restrain the company and directors from acting on such resolution. चार्टो तो MOA से रिलेटेड हो गया. फिर to restrain the company from acting contrary to the provisions of this act or any other law, या फिर to restrain from acting against the members resolution. Against the members resolution समझ में आया? Against the members resolution मतलब जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसके खिलाफ, जैसा पास किया गया, जैसा मेंबर लोग ने डिसाइड किया वैसा काम करो ना. पॉइंट नंबर जी, डैमेजेस चाहिए भैया हम लोग को. अरे ये सब ऊपर का पॉइंट तो मुंह में आया है कि ये सब काम मत करो, मेन तो क्या है, वी सीक डैमेजेस. पॉइंट नंबर जी, टू क्लेम डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन. डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन को बोला करो, और डिमांड एनी अदर सुटेबल एक्शन. बहुत वाइड हो गया. डिमांड एनी अदर सुटेबल एक्शन मतलब जो एनसीएलटी को उचित लगे. हमारे साथ इंसाफ कर दो. देखो, हमको कॉम्पेंसेशन डैमेजेस चाहिए या फिर एनी अदर सुटेबल एक्शन फ्रॉम और अगेंस्ट, किसके खिलाफ बताइए तो. पॉइंट नंबर 1, द कंपनी ऑडिट्स. क्या बताओ तो, डायरेक्टर्स. कंपनी ऑडिट्स डायरेक्टर्स को बोला करो. कंपनी ऑडिट्स डायरेक्टर्स को बोला करो. हम क्या बोले थे, हम लोग 3 जन को सू कर सकते हैं ना. कंपनी ऑडिट्स डायरेक्टर्स फॉर एनी फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल और wrongful acts or omission, or conduct of any likely act or omission, or conduct on its or their part. मतलब या तो wrongful omission लोग कर चुके हैं और likely act और omission समझ में आ रहा है, करने वाले हैं. पॉइंट नंबर 2, ऑडिटर्स को बोला करो. Auditors including the audit firm of the company for any improper or misleading statement of particulars made in his audit report. ऑडिट रिपोर्ट में जो गलत सलत बात लिखा है, और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट और कंडक्ट. पॉइंट नंबर 3, एक्सपर्ट एडवाइजर और कंसल्टेंट को बोला करो. एक्सपर्ट एडवाइजर और कंसल्टेंट, और इन द पर्सन फॉर एनी इनकरेक्ट, वही चीज, एनी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट मेड टू द कंपनी, और फिर वही चीज वापस से लिखा हुआ है फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट. अरे फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट, फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल रॉन्गफुल एक्ट, ये तो तीनों पॉइंट में ही है. कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर. फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट और कंडक्ट, और एनी लाइकली एक्ट और कंडक्ट ऑन हिज पार्ट. पॉइंट नंबर एच में भैया जो ट्राइब्यूनल आपको उचित लगे कर दो हमारे साथ. टू सीक एनी अदर रेमेडी एज ट्राइब्यूनल में डीम फिट. आर वी थ्रू विद दिस? एक बार ये सारा ऑर्डर्स पढ़िए तो खुद से.
क्या क्या ऑर्डर ट्राइब्यूनल के पास आप जा रहे हैं पास करवाने के लिए? कोई भी एक बच्चा हाथ उठाओ और बताओ सारा, क्या क्या ऑर्डर आप जा रहे हैं ट्राइब्यूनल के पास करवाने के लिए? टू रेस्ट्रेन द कंपनी, टू रेस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एनी एक्ट विच इज अल्ट्रा वीरस एमओए, अल्ट्रा वीरस एमओए हो गया, या फिर टू रेस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एनी एक्ट विच रिजल्ट्स इन ब्रीच ऑफ एमओए, अल्ट्रा वीरस एमओए, ब्रीच ऑफ एमओए, to declaring that resolution as void which was passed to alter MOA and AOA by suppression of the facts, restraining the company from acting on such resolution, make the resolution void and stop the company from acting on such resolution. चार्ट तो समझ में आ गया? रेजोल्यूशन सबसे पहला क्या था? अल्ट्रावीरस एमओए होए, ब्रीच एमओए होए, अल्ट्रावीरस ब्रीच एमओए होए, हाँ, resolution as what? Void and stop them from acting on such resolution. Very good. Very good. Restraining the company from doing anything contrary to this act or any other law. Restraining the company from acting contrary to the resolution passed by the members. इतना तो सिंपल है. पहला चैप्टर तो एमओए को ठोक करके लिख देना है, फिर दो टो में इस लॉ के खिलाफ और कोई और लॉ के खिलाफ काम मत करो, मेंबर लॉ का रेजोल्यूशन के खिलाफ काम मत करो, डैमेजेस और कॉम्पेंसेशन मांग लो. किससे? 3 जन से. कंपनी ऑडिट डायरेक्टर्स लिखना पड़ेगा, कंपनी ऑडिट डायरेक्टर फॉर एनी अनलॉफुल, फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल कंडक्ट, ऑडिटर और ऑडिट फर्म फॉर गिविंग मिसलीडिंग फॉल्स रिपोर्ट, एनी एडवाइजर, कंसल्टेंट or expert. Are we through with this? And to seek any other matter as tribunal may deem fit. Point number 2 बढ़िए. Where the member or depositors, बोलते where the member or depositors seek any क्या? Where the members or depositors seek any damages or compensation or demand any suitable action from or against the audit firm. समझे? अगर इन लोग किसको स्यू कर रहा है? ऑडिट फर्म को बोला करो. अगर आप लोग ऑडिट फर्म को स्यू कर रहे हैं ना, तो फर्म तो लायबल रहेगा ही, और उसके जो पार्टनर्स हैं ऑडिट फर्म के अंदर जो, वो सब भी लायबल रहेंगे अगर उन्होंने ये रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट बनाने में साजिश रचा होगा. ऑडिट फर्म तो लायबल रहेगा ही, और मान लो ऑडिट फर्म में 4 पार्टनर था, चारों पार्टनर लायबल नहीं रहेगा. जो पार्टनर लोग इन्वॉल्व था फ्रॉड में, उन लोग लायबल रहेगा. द लायबिलिटी शैल बी ऑफ द फर्म एज वेल एज of each partner who was involved in making any improper or misleading statement of particulars in the audit report or who acted in way fraudulent, unlawful or wrongful manner. So point number 2 में क्या लिखा हुआ है कि where any action is brought against the firm, then not only the audit firm but all the partners of such firm who are involved in making the fraudulent report or acting in way fraudulent manner or wrongful manner or illegal manner shall be liable. Point 2 के लेफ्ट में लिख दो ना. If suit is made against audit firm, if suit is made against audit firm, suit is made against audit firm, then its partners involved shall also be liable. Its partners involved shall also be liable. Its partners involved shall also be liable.
पॉइंट नंबर 3 में क्वेश्चन लिखो, हु कैन फाइल क्लास एक्शन सूट। पॉइंट नंबर 3 में क्वेश्चन लिखो, हु कैन फाइल क्लास एक्शन सूट। हु कैन फाइल क्लास एक्शन सूट। हाँ जी पढ़िए, हु कैन फाइल क्लास एक्शन सूट। पॉइंट नंबर 1, रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1 शैल बी एज अंडर। पॉइंट नंबर ए, देखो भैया रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स जो हम लोग सबसेक्शन 1 में बात कर रहे थे ना कि कितना रिक्वायर्ड मेंबर्स होगा। पॉइंट नंबर ए, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा है क्या, जिस कंपनी में क्या है शेयर कैपिटल, तो उसमें तो फिर 3 चीज होगा ना, 100 मेंबर। देखो नॉट लेस देन कितना मेंबर बताओ तो 100 मेंबर्स को 0.1 दे देना, 100 मेंबर्स को 0.1, और नॉट लेस देन सच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर दिखाई दे रहा है क्या, वेरी स्लो यार, सच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को अंडरलाइन करो, सच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को अंडरलाइन करो, और सच परसेंटेज के माथे पे क्या लिख दे रहे हो 10%। अरे 110 मतलब क्या हो रहा है बाबा 10%, सच परसेंटेज के माथे पे 10% लिख दो और इसको 0.2 दे देना, 0.2 दे दिया, विचएवर इज क्या बताइए ना लेस, और एनी मेंबर और मेंबर्स दोस्तों, और एनी मेंबर और मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन सच परसेंटेज, सच परसेंटेज में लिख दो 10%, सच परसेंटेज में लिख दीजिएगा 10% ऑफ विच शेयर कैपिटल बताइए ना, इशूड शेयर कैपिटल, not less than 10% of issued share capital of the company as may be prescribed. Subject to the condition that the applicant or applicants has or have paid all the calls and other sums due on their shares. बोले थे ना कॉल दिया होगा कि नहीं दिया होगा, खुद अगर कॉल सिम क्या कर रखा है एरियर, तो उसको अप्लाई करने का हक नहीं है। पॉइंट नंबर बी, इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल को अगला करो, लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं ना रे बाबा, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। दोस्तों नॉट हैविंग शेयर कैपिटल मुंह खोल करके बोलो कितना होगा, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। फिर पॉइंट नंबर 2, डिपॉजिटर्स को अगला करिएगा, डिपॉजिटर्स भी तो फाइल कर सकता है ना, कितना डिपॉजिटर्स बताइए तो 100 डिपॉजिटर्स को 0.1 दे देना, 100 डिपॉजिटर्स 0.1, और नॉट लेस देन सच परसेंटेज, सच परसेंटेज को कितना दे देगा 10%, 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स को पॉइंट नंबर 2, 10% of total number of depositors को point number 2 as may be prescribed whichever is less, or any depositor or depositors to whom the company owes such percentage, such percentage में लिख दो minimum 10%, such percentage में लिख दो minimum 10%। कहां पर सर, कहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं, such percentage में minimum 10% of total deposit of the company as may be prescribed। Are we through with this? बोले ना deposit और deposit holder holding कितना परसेंट, 10% of the value of deposits। अच्छा ऑब्वियस बात है, हम ये चीज मार्क नहीं करवा रहे हैं, ट्राइब्यूनल ऐसे ही ऑर्डर पास कर देगा कि चेक करेगा कि इन लोग जो बोल रहा है सच बोल रहा है कि नहीं, मतलब गुड फेथ में है कि नहीं। तो पॉइंट 4 नॉट रिक्वायर्ड। पॉइंट 5 में आइए, पॉइंट 5 में यही बोल रहा है कि अगर आप लोग अलग अलग इंसान लोग सेम केस फाइल किए हैं, आप लोग खुद झुंड नहीं बना करके आए, आप लोग अकेला अकेला केस फाइल किए हैं, तो ट्राइब्यूनल झुंड बना सकता है। नहीं समझा रहे बाबा, ए अलग आया, बी अलग आया, सी अलग आया, डी अलग आया, उन लोगों का कॉज ऑफ एक्शन क्या था सेम, तो क्या ट्राइब्यूनल बोल सकता है सबका केस साथ में लड़ा जाएगा? हाँ, तुम लोग खुद एबीसीडी ग्रुप में आया कि अलग अलग आया, तो हम सबका केस पंच करके साथ में देखेंगे क्या? हाँ, या फिर तुम लोग झुंड बनाया है लेकिन 2 तो झुंड बनाया है, एक झुंड एक साथ, एक झुंड एक क्लास एक्शन सूट फाइल किया, दूसरा झुंड क्लास एक्शन सूट अलग से फाइल किया, बट कॉज ऑफ एक्शन क्या था? तो दोनों झुंड का भी हम क्या साथ में क्लास एक्शन सूट कर सकते हैं? हाँ, क्या हम बोले? बाप रे बाप, क्या बोले? या तो इंडिविजुअली तुमने फाइल किया, मतलब क्लास एक्शन सूट फाइल ही नहीं किया, ए अलग आया, बी अलग आया, सी अलग आया, डी अलग आया, तो क्या ट्राइब्यूनल सबको पंच कर देगा? हाँ, ए और बी एक ग्रुप बनाया, सी और डी दूसरा ग्रुप, नहीं समझा रहे बाबा, तो भी क्या ट्राइब्यूनल पंच कर देगा? हाँ, बिकॉज नो 2 क्लास एक्शन सूट्स कैन बी अलाउड। बोलो,
और खुशखबरी, जो लीगल एक्सपेंस रहेगा वो हम लोग डिफॉल्टिंग पार्टी से रिकवर करवा देंगे आपका। नहीं समझा रहे बाबा? मतलब अगर कम नहीं है तो कम नहीं। पॉइंट 5 में आओ। तो ये सब जो टॉपिक है बहुत ज्यादा टेक्निकल है क्या? नहीं है। खुद से अगर सेक्शन 245 होमवर्क देते घर में पढ़ने के लिए, कितना बच्चे लोग ट्राई किया था एक बार कि सर इतना लास्ट क्लास बोले थे कि सत्यम का केस है, एक बार पढ़े तो सही क्लास एक्शन सूट में क्या लिखा हुआ है फुल हैंड। बहुत ही अच्छा लगा होगा। हाँ, एक अक्षर नहीं समझ में आया जैसा वो बच्चा बोल रहा है, लेकिन अभी समझ में नहीं आया कि अंदर समा गया, बॉडी के पूरा बैकग्राउंड के साथ समा गया है। देखिए पढ़िए पॉइंट नंबर 5। इफ एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज एडमिटेड, मतलब अगर ट्राइब्यूनल ने केस आपका एक्सेप्ट किया, द ट्राइब्यूनल शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग, नेमली पॉइंट नंबर ए, public notice shall be served on the admission of the application to all the members or depositors of the class in such manner as may be prescribed. ट्राइब्यूनल एक पब्लिक नोटिस छाप देगा, यानी न्यूज़पेपर में छाप देगा कि आप लोग के कंपनी के खिलाफ हम लोग केस क्या कर लिए, एक्सेप्ट। कौन एक्सेप्ट किया? पब्लिक नोटिस कौन छापेगा? एनसीएलटी छापेगा कि आपका केस क्या हो गया है, एक्सेप्ट। पॉइंट नंबर बी, ऑल सिमिलर एप्लीकेशंस प्रिवेलेंट इन एनी जुरिस्डिक्शन, अलग अलग जगह जो केस चल रहा होगा सिमिलर, should be consolidated into a single application and the class member or depositor should be allowed to choose the lead applicant। समझ में आया? सरदार झुंड तो बन गया, अब हर एक झुंड में कौन होता है? वो सरदार जो आप लोग चुन लो, लीड एप्लीकेंट को चुन लो, क्योंकि आप लोग सब कोर्ट में आ जाएंगे क्या ट्राइब्यूनल में? हाँ, मतलब ये क्या पिक्चर चल रहा है क्या? अगर कंपनी में इतना सारा मेंबर लोग है, माय गॉड, एक बड़ा कंपनी अगर कर दे कर्मकांड तब तो 1 लाख मेंबर लोग हैं, स्टेडियम में केस होगा। एंड इन द इवेंट द मेंबर और डिपॉजिटर्स आर अनेबल टू कम टू अ कंसेंसस, ट्राइब्यूनल शैल अपॉइंट द लीड एप्लीकेंट हु शैल बी इन चार्ज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। नहीं समझा रहे बाबा? तुम लोग सबको ही बनना है लीड एप्लीकेंट। तुम लोग आपस में किसी को सरदार नियुक्त किया? कंसेंसस हुआ तुम लोग में? लेकिन सरदार तो चाहिए, क्योंकि हम 1 लाख को तो झेल नहीं सकते रे बाबा। तो एनसीएलटी तुम लोग का लीड एप्लीकेंट को अपॉइंट करेगा। पॉइंट नंबर सी, 2 क्लास एप्लीकेशन फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन शैल नॉट बी अलाउड। अलग अलग झुंड सेम प्रॉब्लम लेकर के ना आए। पॉइंट नंबर डी, कॉस्ट और एक्सपेंस कनेक्टेड विद एप्लीकेशन फॉर क्लास एक्शन शैल बी डिफरेड, मतलब पास्ड ऑन, डिफरेड बाय द कंपनी, मतलब पास्ड ऑन टू द कंपनी और एनी ऑफ ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑपरेसिव एक्ट। कंपनी ऑपरेसिव एक्ट का जिम्मेदार था तो कंपनी एक खर्चा बियर करेगा, डायरेक्टर था तो डायरेक्टर, ऑडिटर था तो ऑडिटर, एडवाइजर था तो एडवाइजर। पॉइंट नंबर 6 में जबरदस्ती अब हम लोग को पका रहा है, डिसलेक्सिया वाला बच्चा के लिए पॉइंट 6 से आरामदायक है, मतलब कुछ हम लोग के काम का। देखो पॉइंट नंबर 6 बोलता है जो ट्राइब्यूनल ऑर्डर मानेगा वो क्या हंसी मजाक है, सजेस्टिव है, ऑप्शनल है। तो पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है, एनी ऑर्डर पास बाय द ट्राइब्यूनल शैल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड ऑल इट्स मेंबर्स, डिपॉजिटर्स, ऑडिटर इंक्लूडिंग ऑडिट फर्म, एक्सपर्ट, सबके खिलाफ बाइंडिंग रहेगा रे बाबा, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व था, कंपनी, मेंबर, डिपॉजिटर, ऑडिटर, लीगल एडवाइजर, एक्सपर्ट, सबके खिलाफ। पॉइंट नंबर 7 में हाथ से लिख दो, पेनल्टी फॉर नॉट कंप्लाइंग द ऑर्डर, पेनल्टी फॉर नॉट कंप्लाइंग एनसीएलटीज ऑर्डर, पेनल्टी फॉर नॉट कंप्लाइंग एनसीएलटीज ऑर्डर। हाँ जी देखिए, पेनल्टी फॉर नॉट कंप्लाइंग एनसीएलटीज ऑर्डर, any company which fails to comply with an order passed by tribunal under this section shall be punishable with fine 5 लाख से लेकर के 25 लाख, 5 लाख से 25 लाख को बोला कर दो, 5 लाख से 25 लाख। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को बोला करिए,
ऑफिसर इन डिफॉल्ट को बोला किया क्या? shall be punishable with imprisonment, a imprisonment for a term which maximum to how many years? 3 years. 3 years को बोला करो, एंड को बोला करो, 3 years को बोला किया, एंड मतलब कंपाउंडिंग होने वाला, मतलब जेल और फाइन दोनों लगेगा क्या? अच्छा, कोई भी एंड को देख करके उछल जाओगे क्या? अब समझता है ना, जो जेल और फाइन के बीच में वाला एंड रहता है वो मैटर करता है. 3 years एंड विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 से लेकर के कितना बताओ तो 1 लाख. बोले थे ना 25,000 से कितना लग जाएगा? 1 लाख. पॉइंट नंबर 8. हाँ, लेकिन ये भी याद रखना कि अगर तुम लोग आलतू फालतू केस फाइल किया, झूठ मूठ का कोई ऑपरेशन तुम लोग के खिलाफ नहीं हुआ है, अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर नॉट बीइंग कंडक्टेड in a manner affairs of the company were not being conducted in a manner prejudicial to members interest or company's interest or depositors interest. यहां पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था. क्लास एक्शन सूट में क्या था? 3 चीज था. क्लास एक्शन सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट 3 थिंग्स: कंपनीज इंटरेस्ट, मेंबर्स इंटरेस्ट, डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट. ट्राइब्यूनल में केस फाइल कर दिया, लेकिन ट्राइब्यूनल कम्स टू द कंक्लूजन द केस इज फ्रिवोलस, एब्सोल्यूट फ्रिवोलस. फ्रिवोलस मींस absurd. वेरी गुड. द केस इज फ्रिवोलस. फ्रिवोलस मींस व्हाट? absurd. अंड तुम लोग केस फाइल कर रहा है, केस विल बी डिसमिस्ड एंड द एप्लीकेंट विल हैव टू पे द पेनल्टी अप टू 1 लाख. ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 लाख रुपया का. नहीं समझा रहे बाबा? जो एप्लीकेंट लोग आया ना, उन लोग को जाने नहीं देंगे, उन लोग से पेनल्टी दिलवाएंगे 1 लाख का. उन लोग को जेल भी कर देंगे क्या? नहीं रे बाबा, डर के मारे कोई कोर्ट ही नहीं आएगा. फिर तो मतलब कुछ गलत हो गया तो जेल में हम ही लोग को डाल देगा. पढ़ो पॉइंट नंबर 8. वेयर any application filed before the tribunal is found to be frivolous or vexatious. Vexatious मतलब वही absurd, बेतुका. It shall for the reason to be recorded in writing. Tribunal reason record कर लेगा writing में कि क्यों उसको केस बेवकूफी जैसा लग रहा है, अंडसंड लग रहा है. Reject the application and make an order that the applicant shall have to pay to the opposite party. Wow. Such cost not exceeding 1 lakh as may be specified in the order. समझे? Point number 9. Nothing shall apply to banking company. बैंकिंग कंपनी के ऊपर ऐसे ही आरबीआई जो है बैम्बूजल करके रखता है. बैंकिंग कंपनी के ऊपर आप लोग क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं क्या? नहीं. पॉइंट नंबर 10. Subject to the compliance of the section, an application may be filed or any other action may be taken under this section by any person, group of person or an association of person representing the person affected by any act or omission specified in subsection 1. यहाँ यही बोल रहा है कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह लोग होता है ना रे बाबा, उन लोग भी आपका केस जाकर के फाइल कर सकता है. हाँ पढ़ो. Subject to the compliance of this section, an application may be filed or any other action may be taken under this section by any person or group of person or association of persons. मतलब वही लीडिंग एप्लीकेंट रे बाबा, एक इंसान या एसोसिएशन ऑफ पर्सन आप लोग का केस रिप्रेजेंट कर सकता है, रिप्रेजेंटिंग द पर्सन अफेक्टेड बाय एक्ट और ओमिशन. मतलब द पर्सन हु आर एक्चुअली गेटिंग अफेक्टेड, उनके बिहाफ पर भी कोई केस फाइल कर सकता है. वो तो पता ही हम लोग को ऊपर में पढ़ लिए थे जब से का टाइम पास हो रहा था. नोट्स, दिस इज अ न्यू सेक्शन. उसके बगल में लिखो जो हम लिखवाने. दिस इज अ न्यू सेक्शन, उसके बगल में लिखिए. द नीड of class action suit the need of class action suit was first felt the need of class action suit. एकदम छोटा छोटा करके लिखना, बहुत कुछ लिखवाना है. अरे है तो एक पन्ना पूरा खाली है. देखो, the need for class action suit was first felt in India in 2009. In India in 2009, after Satyam case. In India in 2009. In India in 2009, after Satyam case. After Satyam case. Wherein
wherein the Indian investors filed the compensation of rupees 5,000 crores. Filed the compensation of rupees 5,000 crores against the company because of their common cause of action. Because of their common cause of action. Against the company because their common cause of action. Against the company because of their common cause of action. But the suit was dismissed. Because there existed no provision of class action suit. Suit was dismissed because there existed no provision of class action suit. Because there existed no provision of class action suit. No provision of class action suit. Full stop. However, investors from USA could bring a class action suit against Satyam, could bring a class action suit against Satyam as such provision existed in US law. As such provision existed in US law. As such provision existed in US law. As such a provision existed in US law. And they recovered 700 crores. And they recovered rupees 700 crore. And they recovered rupees 700 crore. Full stop. समझे? ये बैकग्राउंड था. किंगफिशर में क्यों नहीं हुआ? इंप्लीमेंट नहीं हुआ था. नहीं तो वहां पर भी क्लास एक्शन सूट पॉसिबल था क्या? हाँ. बुद्धि में जा रहा है. सहारा उस समय भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था. तो सब जगह तो क्लास एक्शन सूट होना चाहिए था. सहारा, एक बच्चा बोलेगा सर सहारा तो एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो ये क्या क्लास एक्शन सूट खाली लिस्टेड कंपनी के लिए पढ़ाया जा रहा है कि सारा कंपनी के लिए पढ़ाया जा रहा है? सारा कंपनी के लिए पढ़ाया जा रहा है. सहारा के लिए भी पढ़ाया जा रहा है. बुद्धि में जा रहा है? तो अब अगर आप लोग को कुछ भी कॉमन प्रॉब्लम हो तो झुंड बना करके शुरू कर दीजिएगा. समझ में आया? क्लास एक्शन सूट. व्हाट इज द डिफरेंस 241 से 244 245 में? टर्न द पेज. ब्लैंक पन्ना दिखाई दिया? वहां लिखो, जहां भी जगह वहां लिखो. सुनिए, दो कॉलम बनाइएगा. एक कॉलम में लिखिएगा सेक्शन 241 टू 244. सेक्शन 241 टू 244. और सेकंड कॉलम में लिखिएगा सेक्शन 245. एक है सेक्शन 241 टू 244 और एक है सेक्शन 245. पॉइंट नंबर 1. लिखे पॉइंट नंबर 1 में. Here different members
may have suffered different consequences. Here different members may have suffered different consequences because of different acts of operation of company. Because of different acts of operation of company. Because of different acts of operation of company. किसी के साथ कोई ढंग से ऑपरेशन हुआ, किसी के साथ कोई ढंग से ऑपरेशन हुआ. Because of different acts of operation of company. समझ में आया क्या हो रहा था पहले? सेम सफरिंग था कि अलग भी हो सकता था? Because of different acts of operation of company. बुद्धि में जा रहा है? सेक्शन 245 में लिखो. Because of same wrong action of company, because of same wrong action of company, etc. Because of same wrong action of company, etc. You understand why I am writing you etc. or a director, etc. Because of the same wrong action of क्या लिखे हैं? Company, etc. Comma. Members or deposit holders, members or deposit holders are having same or similar sufferings. Members or deposit holders are having same or similar sufferings. Members or deposit holders are having same or similar sufferings. Members or deposit holders are having same or similar sufferings. Point number कौन सा डियर? 2 में लिखिए. The suit can be filed only against the company. The suit can be filed only against the company. The suit can be filed only against the company. वहां लिखिए 245 में लिखिए. 245 में लिखिएगा against company, comma directors, against company, comma directors, comma auditors, company, comma directors, comma auditors, comma expert or advisor or consultant, expert or advisor or consultant, expert or advisor or consultant. Point number कौन सा? C. Deposit holders cannot file suit. Deposit holders cannot file suit. Deposit holders cannot file suit. 245 में लिखिएगा. Deposit holders can also file suit. 245 में लिख दीजिएगा. Deposit holders can also file suit. Deposit holders can also file suit. Full stop. Finish. तो कृपया करके एक बार सेक्शन 245 क्लास सेक्शन का पॉइंट 1 से खुद से पढ़िए तो जो मार्क करवाया गया. इट्स नॉट अ ब्रेक. आप खुद से पढ़िए एक बार पूरा सेक्शन 245 से पॉइंट नंबर 1 से. द मैथ
उसमें सिर्फ प्रेजेंट टेंस आपको लग रहा है, लेकिन जब आप ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल पढ़ेंगे तो उसमें फ्यूचर टेंस भी आ जा रहा है. What are the orders of tribunal? Restraining, from committing. Yeah, bring it on. Bring it on. I'll revise it for you. सबसे पहले क्लास एक्शन सूट क्या होता है वो समझ में आ रहा है. क्लास एक्शन सूट क्या होता है? क्लास एक्शन सूट इज अ सूट which is collectively filed by group of person having the similar suffering because of same action or offense of company, etc. Point number 1. Such number of members या फिर कौन? डिपॉजिट होल्डर्स. हम लोग केस फाइल कर सकते हैं ना, if they are of the opinion that the management or the conduct of the affairs, if the management or conduct of the affairs of the company are being conducted in a manner, management or affairs of the company are being conducted in a manner which is prejudicial to company's interest, member or members interest और डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट. समझ में आया? तीन चीजें यहां पर, कंपनीज इंटरेस्ट, मेंबर्स इंटरेस्ट, डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट. और फिर हम लोग ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे. सीकिंग ऑर्डर, क्या हम लोग ऑर्डर सीख करेंगे? टू रेस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एनी एक्ट अल्ट्रावियस एमओए, ब्रीचिंग प्रोविजंस ऑफ एमओए, टू डिक्लेयर द रेजोल्यूशन void which altered MOA and OA but because of suppression of facts, to restrain the company from acting on such resolution. देखो फिर पॉइंट नंबर 8, टू रेस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट जो इस एक्ट के खिलाफ है या कोई और लॉ के खिलाफ है. पॉइंट नंबर एफ, जो हम लोग रेजोल्यूशन पास किए हैं उसके खिलाफ मत काम करो. पॉइंट नंबर जी, डैमेजेस मांगेंगे ना रे बाबा, कितना जन से? तीन कैटेगरी था. और एनी अदर मैटर एज ट्राइब्यूनल में थिंक फिट. फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला गया था? पॉइंट नंबर 2 में बोला गया था अगर हम लोग ऑडिट फर्म को सू करेंगे उसका पार्टनर्स भी लायबल रहेगा हु आर इन्वॉल्वड इन द फ्रॉड. पॉइंट नंबर 3 में हु कैन फाइल क्लास एक्शन सूट. क्लियर है क्या मेरे बच्चों? अच्छा सुनना, पॉइंट जी था ना ऊपर में, अरे 3 कैटेगरी, पॉइंट 1 2 3, माय गॉड, पॉइंट जी दिखाई दे रहा है ना? पॉइंट जी के लेफ्ट में क्वेश्चन लिख लेना, अगेंस्ट होम क्लास एक्शन सूट बी मेड. अगेंस्ट होम class action suit can be made. Against whom class action suit can be made. 3 कैटेगरी था ना रे बाबा, कंपनी डायरेक्टर, फिर पॉइंट नंबर 3 हु कैन फाइल क्लास एक्शन सूट. क्लियर है ना? पॉइंट 4 इज नॉट रिक्वायर्ड, कट आउट. फिर पॉइंट 5 में क्या था कि ट्राइब्यूनल अगर आपका केस एडमिट कर लिया, क्या तुम्हारा केस एक्सेप्ट कर लिया, तो ट्राइब्यूनल पब्लिक नोटिस छापेगा ना, और फिर अलग अलग जहां जहां केस चला होगा सबको पंच. अच्छा, नो 2 क्लास एक्शन सूट्स कैन बी मेड. अरे नो 2 क्लास एक्शन सूट्स कैन बी मेड इफ द कॉज ऑफ एक्शन इज व्हाट? सेम. और जो कॉस्ट रहेगा वो कौन बियर करेगा? कंपनी या फिर जिसका गलती रहा होगा. अच्छा, अगर ट्राइब्यूनल का आप ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आप नहीं फॉलो करेंगे तो कंपनी को पेनल्टी 25 लाख तक मैक्सिमम है, 5 लाख से 25 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 3 इयर्स अप टू 3 इयर्स जेल एंड 25,000 से 1 लाख का फाइन. अच्छा, अगर तुम्हारा ही एप्लीकेशन खराब था तो तुमको ही हम लोग, तुम जिसके खिलाफ केस कर रहे हैं, या तो कंपनी या डायरेक्टर ऑडिटर, तुम जिसके भी खिलाफ केस कर रहे हो उसको तुमको पेनल्टी चुकाना पड़ेगा अप टू 1 लाख. अच्छा, बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बस. सो दिस वाज माय एग्जॉस्टिव लेक्चर ऑन प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. आर वी थ्रू विद दिस? ओके, प्लीज कम टू चैप्टर 14, पेज 153. मत बोलो मैट नहीं लाए हैं. मैट लाए हैं तो हाँ जी. किस केस में बेटा? हाँ हाँ
कब? हाँ, मिसमैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो सत्यम तो अब खत्म। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए क्या एक जन भी जा सकता है अगर उसके पास 10% है? हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, चैप्टर 14 पेज नंबर 153। जितना टाइम है कम से कम उतना ही पढ़ लेते हैं। Is everyone there? Where? Here. Where? Here. Page 153. हेडिंग है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, क्या बताइए तो? आउटसाइड इंडिया। सुनिए, एक ही बार समझाएंगे, एक ही बार बोलेंगे। जो सुन लिया, जो नहीं सुना सल्टेगा। सुनिए, चैप्टर का नाम है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी। अब ध्यान से सुनो क्या है बोला गया। If any company is incorporated outside India, company incorporated outside India, मतलब which company? But उसका at least 50% of the paid up share capital, at least 50% of the paid up share capital, paid up share capital मतलब इक्विटी की प्रेफरेंस दोनों, at least 50% of the paid up share capital, at least 50% of the paid up share capital of the company incorporated outside India is being held by Hindustani, is being held by citizen of India, is being held by one or more citizens of India। या फिर सुनो ना, 50% सामने वाला फॉरेन कंपनी का कम से कम 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या तो इज बीइंग हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर वन और मोर कंपनी और बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, या फिर combinedly by one or more citizen of India and by one or more body corporate or company incorporated in India, then the provisions of Companies Act 2013 is going to be applicable on such a foreign company as if it was a company incorporated in India। डिस्लेक्सिया लोग तो उड़ना चालू करने वाला है। बोला एक तो बॉम्बास्टिक चीज खत्म नहीं होता है, दूसरा ये बॉम्बास्टिक नहीं है, बहुत सिंपल है। एक्चुअली इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक्चुअली इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट उसका कम से कम 50% पेड अप शेयर कैपिटल, एटलीस्ट 50% पेड अप शेयर कैपिटल इज बीइंग हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर वन और मोर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, या भाई कंबाइंडली मतलब by one or more citizens of India and one or more company or body incorporated in India, then the provisions of Companies Act 2013 is going to be applicable on such a foreign company as if it was not a company incorporated outside India but as if it was a company incorporated in India। नहीं समझा? जब वो फिरंगी कंपनी का 50% या उससे मतलब सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग तो हिंदुस्तानी के पास है, नहीं समझा? तो मान लो हिंदुस्तानी कंपनी है, उसके ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट ठोक देंगे एज इफ इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, एक्चुअली इट इज नॉट अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बट एज इफ इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, क्योंकि दोस्तों उसका 50% या उससे किसके पास है? हिंदुस्तानी, या तो हिंदुस्तानी सिटीजन या कंपनी। देखो हेडिंग पढ़ो, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू विच कंपनी, बताइए तो? फॉरेन कंपनी। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू विच कंपनी बताइए? फॉरेन कंपनी। सेक्शन नंबर कौन सा? 379। एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू फॉरेन कंपनी, सेक्शन 379 बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 379 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 where not less than 50% of paid up share capital and not less than 50% मतलब not less than 50% मतलब at least 50% of paid up share capital whether equity or preference or partly equity or partly preference of which company बताइए ना? फॉरेन कंपनी is held by 50% या उससे ज्यादा फॉरेन कंपनी का किसके पास है? is held by, पॉइंट नंबर 1, वन और मोर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, या फिर
पॉइंट नंबर 2, बाय वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, या फिर पॉइंट नंबर 3, बाय वन और मोर सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड बाय वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वेदर सिंगली और इन एग्रीगेट। समझ में आया? या तो मेरे पास अकेला 50% है या मिला जुला करके है। Such company shall comply with the provisions of chapter 22 and such other provisions of this act, मतलब सभी कुछ फॉलो करेगा इन लोग, फॉरेन कंपनी का भी प्रोविजन फॉलो करेगा और इंडियन कंपनीज का भी, and such other provision of this act as may be prescribed with regard to the business carried on by it in India as if it were a company incorporated in India, as if it were a company incorporated in India को गोला करो, as if it were a company incorporated in India। लास्ट का ये जो वर्ड्स है पंच है, यही पंच लाइन है, as if it were a company incorporated in India। नेक्स्ट सेक्शन, मुंह खोल करके बोलो, सेक्शन नंबर कौन सा? अच्छा, ये सब चैप्टर का हेडिंग है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, पक्का ना? बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तभी ना फॉरेन कंपनी है। तो ये हिंदुस्तानी कंपनी है कि फिरंगी कंपनी? तो ये पूरा चैप्टर फिरंगी कंपनी के लिए पढ़ने वाले हैं। इंडियन कंपनीज पढ़ पढ़ करके बोर हो गए हैं ना मेरे बच्चे, या? तो सेक्शन 379 हो गया कि एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट ऑन विच कंपनी, हाँ, जब उसका कितना परसेंट शेयर, कम से कम हिंदुस्तानी के पास है क्या? तो द प्रोविजंस ऑफ एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन इट एज इफ इट वाज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। नेक्स्ट सेक्शन 380 बहुत ही सिंपल सा है। सर एग्जाम में सब आता है क्या? पहला बात, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। दूसरा बात, आता नहीं है तो क्या हुआ, सिलेबस में है, जो सिलेबस में वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना अच्छा चीज है। सेक्शन 380 बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिसलेक्सिया वाला टाइप का है, पूरा हार्डकोर थ्योरी क्वेश्चन है। सेक्शन 380 बोलता है, सुनिए ना, फॉरेन कंपनी को क्या क्या चीज बताना पड़ेगा हम लोग का आरओसी को, सुनिए ना, फॉरेन कंपनी को क्या क्या चीज बताना पड़ेगा, किसको? आरओसी को। जो फॉरेन कंपनी है ऑपरेटिंग इन इंडिया ना, मेरे को आउटसाइड इंडिया सुनाई दिया था। फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऑपरेटिंग इन इंडिया ना, तो ऐसे यहां पर धंधा पानी कर लेगा। अरे फॉरेन कंपनी यहां पर ऐसी धंधा पानी कर लेगा कि डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, किसको? सुनिए क्या क्या डिस्क्लोजर देगा। जिस दिन वो अपना प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बना लिया, जिस दिन वो अपना प्लेस ऑफ बिजनेस, वहां से विद इन 30 डेज फॉरेन कंपनी वंस मेक्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, रजिस्टर्ड ऑफिस बोल लें क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस बोल लें क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस बोल लेंगे तो वो फॉरेन कंपनी में क्या खोल करके रखा है, उसका हेड ऑफिस तो एक ही होगा रे बाबा। लंदन का कंपनी है तो लंदन में उसका हेड ऑफिस होगा ना रे बाबा, पक्का? तो मत बोलना फॉरेन कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस खोल लिया। फॉरेन कंपनी भी रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में खोलता है, तब तो इंडियन कंपनी हो जाएगा। तो फॉरेन कंपनी ने जो भी अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश किया इंडिया में, वहां से विद इन 30 डेज इट मस्ट इन्फॉर्म किसको? आरओसी, द डिटेल्स ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, द डिटेल्स ऑफ दैट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। आरओसी को बताना पड़ेगा अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, मतलब भाई एमओए, एओए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। तो आप फॉरेन कंपनी है, ये बच्चा क्या है? एक फॉरेन कंपनी खोल रखा है, हिंदुस्तान में धंधा कर रहा है, विद इन आपको बताना पड़ेगा अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, सर्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। सर्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वहां का कोई जो प्रोफेशनल रहेगा क्या करेगा? साइन। तो अबाउट द सर्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी बोलो। सर्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी मतलब सर्टिफाइड एमओए और एओए। डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स बोलो, जो इस फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर्स है उनका क्या पूरा डिटेल्स। हिंदुस्तान में जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द बिजनेस ऑफ इंडिया उसका डिटेल, द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द बिजनेस इन, इनके लंदन का कंपनी है तो लंदन में जो डायरेक्टर्स है उनका डिटेल। अब हिंदुस्तान में जो प्लेस ऑफ बिजनेस खोले हैं, डायरेक्टर्स नहीं होंगे हिंदुस्तान में हम मानते हैं, बट पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द बिजनेस इन इंडिया उनका डिटेल्स। आप समझ नहीं रहे हम क्या बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी का डिटेल्स, पर्सन्स मैनेजिंग द बिजनेस इन इंडिया उनका डिटेल्स, जो प्लेस ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया है उसका डिटेल्स। ये सब डिटेल्स किसको जमा करना पड़ेगा? देखो every foreign company which establishes
एवरी फॉरेन कंपनी विच, क्या बताइए ना, हाँ, विच एस्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, 30 डेज को गोला करना, आरओसी को गोला करना, 30 डेज के अंदर आरओसी को ये सब चीज बताएगा, डिस्क्लोजर देगा। पॉइंट नंबर ए, सर्टिफाइड कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी को गोला करो, सर्टिफाइड कॉपी को गोला करो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी को गोला करो, सर्टिफाइड कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्ट्स वगैरह, नाम वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी में डैश करके लिख दो एमओए कॉमा एओए। जो आपका ओरिजिनल एमओए एओ है वो, और एंड अ सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन, सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। नहीं समझा? हम लोग का आरओसी जो है वो हेब्रू समझ सकेगा क्या? अब तुम हेब्रू भाषा में लिख करके रखा है, नहीं समझा रहे बाबा? बोला यही है मेरा एमओए ओए, पढ़ लो। तो तुमको अपना एमओए ओए तो जमा करना ही है, और अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो एक सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जमा करना है। बंगाली में हो सकता है? नहीं रे बाबा। पॉइंट नंबर बी, फुल एड्रेस दिखाई दे रहा है क्या रे बाबा? पॉइंट नंबर बी, फुल एड्रेस ऑफ द, वही रजिस्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी। कहां का? इंडिया का? तो हाँ, इंडिया का रजिस्टर ऑफ इंडिया का होगा कि फॉरेन का होगा? लंदन का, अमेरिका का, वेस्ट इंडीज का, तो जो भी है, फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर सी, लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ठीक है, डायरेक्टर सेक्रेटरी लोग का डिटेल्स। पॉइंट नंबर डी, पॉइंट ए से सी तक सब फिरंगी लोग का था ना रे बाबा। पॉइंट नंबर डी, अब आओ, नेम एंड एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, जो हिंदुस्तान में रहता है, ऑथोराइज टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सर्विस ऑफ प्रोसेस एनी नोटिस। समझ में आया? एक ऐसा इंसान का आप नाम बताइए जो हिंदुस्तान में रहता है और जो आरओसी का डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या करता है, रिसीव। नहीं समझा? पर्सन हु इज ऑथोराइज टू रिसीव द डॉक्यूमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंसेस। पॉइंट नंबर एच, एनी अदर इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड द कंपनी, मतलब डिटेल्स ऑफ इंडियन एजेंट्स वगैरह, कोई हिंदुस्तान में तुम्हारा एजेंट है तो। पॉइंट नंबर ई, फुल एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बोले थे ना हिंदुस्तान में धंधा कर रहा है, तो हिंदुस्तान में कहां धंधा कर रहा है। पॉइंट नंबर एफ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कितना बजे खुलता है कितना बजे बंद होता है इंडिया का तुम्हारा ऑफिस। इंडिया का ऑफिस कहां है और वो कितना बजे ओपन और क्लोज होता है, पढ़ो। पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑन अर्लियर ओकेजन और ओकेजन्स। और ये भी कि पहले क्या तुम कोई नया, अभी तुम्हारा एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया क्या है, और पहले भी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया रहा था और बंद हुआ था, तो वो भी बताओ। आई रिपीट, आपको प्लेस ऑफ बिजनेस का पूरा डिटेल देना है, करेंट भी और पास्ट भी। पॉइंट नंबर जी, डिक्लेरेशन कि तुम्हारा कोई डायरेक्टर जो है गलत तरीके से कंपनी फॉर्म करने के चक्कर में फंसा नहीं है, पढ़ो। ये तो अपने नॉर्मल डायरेक्टर्स को भी डिक्लेयर करना पड़ता है कंपनी फॉर्म करते समय। डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी or the authorized representative in India has ever been convicted or debarred from formation of company and management in India. लास्ट पॉइंट को समझाइए कि इस फॉरेन कंपनी के कोई भी डायरेक्टर या ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया कभी भी कन्विक्टेड या डिबार नहीं हुए हैं फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सेक्शन 381 में आइए। सेक्शन 381 खुशखबरी रे, बोलता बैलेंस शीट पीएल फॉरेन कंपनी के आरओसी को भी जमा। क्या एक फॉरेन कंपनी बैलेंस शीट पीएल आरओसी को जमा करेगा? बोलो। वही लिखा हुआ है, रिक्वायर्स अ फॉरेन कंपनी टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम यहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, जाओ लंदन जाओ। तुम कहां धंधा कर रहे हैं? हाँ, तो तुमको इंडिया में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट पीएल फाइल करना पड़ेगा। वेरी स्लो। एवरी कैलेंडर ईयर को गुला करो, एवरी कैलेंडर ईयर को गुला करो, क्योंकि ज्यादातर फॉरेन कंपनी लोग अपना कैलेंडर ईयर ही फाइनेंशियल ईयर मानता है। नहीं समझा रहे बाबा? जैसे अमेरिका वगैरह हुआ, लंदन वगैरह हुआ, इन लोग जैन टू दिसंबर फॉलो करता है, हम ही लोग अलग है, अप्रैल से मार्च। तो इन लोग क्या है, इन लोग को बोला गया आप लोग जनवरी से दिसंबर में ही जमा कर देना बैलेंस शीट पीएल। कैलेंडर ईयर का जमा करोगे कि फाइनेंशियल ईयर? आई रिपीट, सेक्शन 381 इतना नन्ना सा बच्चा सा सेक्शन है। फॉरेन कंपनी क्या अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा इंडिया में? शैल प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इंडिया, शैल फाइल बैलेंस शीट पीएल विद आरओसी,
फॉर एवरी कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट सेक्शन 382 में आ जाओ, ये आज का आखिरी सेक्शन रहेगा 382। थक गए हैं क्या? रमेश, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया में 3 सेक्शन आज हम पढ़ाए आपको। सबसे पहले क्या पढ़ाए? 380। ये सब का भी सेक्शन नंबर याद करोगे तो हाँ से ऊपर पहुंच जाओगे। सबसे पहला सेक्शन प्रोविजन याद रख लेना कि अगर फॉरेन कंपनी का कितना परसेंट, फॉरेन कंपनी का कम से कम 50%, 50% period share capital is being held by one or more citizen, one or more company body incorporated in India combinedly, our act will applicable on such company as if it was a company incorporated in India. हाँ जी, सेक्शन ये 379 था बाय द वे। हाँ जी, आप बताइए। डिस्कस द डिस्क्लोजर्स, इधर देखिए, सामने देखिए, उसका बुक बंद कर दो, बुक बंद कर दो, अगल बगल वाले लोग भी अपना मैट बंद कर दो, उसको बोलने दो। डिस्कस द वेरियस डिस्क्लोजर्स दैट अ फॉरेन कंपनी विल हैव टू मेक टू आरओसी। Disclosures required to be made by foreign company to ROC. Certified office, certified copies of the office in India, certified copies of office in India. बताइए, once a place of business is established in India, वहां से within 30 days foreign company will have to submit to ROC certified copies or not of the office, constitution, certified copies of the constitution. हाँ जी, certified copies of the constitution यानी MOA and AOA and a certified translated English language, certified translated in English language. हाँ, फिर बोल रहा है वो, हाँ हाँ 2 directors, ठीक है, full address of the registered office, ठीक है, पॉइंट टेकन, फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। इंडिया वाला, फॉरेन वाला, ठीक है, हाँ पहले फॉरेन को तो कंप्लीट करो, फिर और एक तो पॉइंट था डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरीज ऑफ फॉरेन कंपनी। तो 3 डिटेल, कॉन्स्टिट्यूशन, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरीज ऑफ फॉरेन कंपनी एंड फॉरेन एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का। और बोल, name and address of the company, details of the persons who are authorized to act on behalf of foreign company while receiving the correspondences, any other details like details of Indian agents, details, full address of the principal place of business in India, opening and closing of previous offices in India। तुम खाली इंडिया ही बोल सकेगा, 8 पॉइंट लेकर कहेगा इंडिया इंडिया इंडिया। और बताओ, स्टेटमेंट दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑथोराइज्ड पर्संस एक्टिंग इन इंडिया वर फाउंड गिल्टी और कन्विक्टेड फॉर रॉन्गली फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। बैठो, बैठ जाओ, इंडिया है इसलिए बैठा दिए। फिर नेक्स्ट सेक्शन में अपने क्या पढ़े थे कि फॉरेन कंपनी क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा इंडिया में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, ओके बनाएगा, और बैलेंस शीट पीएल भी आरओसी को फाइल करेगा एवरी कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट हेडिंग में आइए, ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने दे रहे हैं। इसको कंटिन्यू करके नया चैप्टर भी एक तो खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब रहेगा? वॉल्यूम 2 का मंडे रहेगा, मंडे सुबह 8:30 रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।